डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स स्टार्ट करने लगे हैं। अब इकनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है ना, डिफरेंट ऑथर्स ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशन की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडम स्मिथ की डेफिनेशन। एडम स्मिथ, नोट कर लो, आपके पास रजिस्टर और पेन होना चाहिए क्लास के दौरान। एडम स्मिथ वाज द फादर ऑफ इकनॉमिक्स। एडम स्मिथ को इकनॉमिक्स का फादर कहते हैं, ये लिख लो, ये एडम स्मिथ की स्पेलिंग है। एडम स्मिथ इकनॉमिक्स का फादर समझा जाता है और उसने बड़ी शॉर्ट और ब्रीफ डेफिनेशन की थी इकनॉमिक्स की। उसने कहा था इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। बस, इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ। एडम स्मिथ के मुताबिक इकनॉमिक्स है वेल्थ की एक साइंस। अब वेल्थ क्या है? वेल्थ से उसकी मुराद थी गुड एंड सर्विसेज। ये जो गुड्स होती हैं हमारी, जिनको हम यूज़ करते हैं, और सर्विसेज जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको उसने वेल्थ कहा था। और वो ये कहता था कि जो इकनॉमिक्स है वो इन्हीं गुड्स या सर्विसेज की साइंस है, ठीक है ना। और उसने इस डेफिनेशन का जिक्र अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में किया। यानी वेल्थ ऑफ नेशंस एक बुक थी जो कि 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी थी, ठीक है ना। और उसमें उसने इकनॉमिक्स की डेफिनेशन की और कहा कि इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, कि इकनॉमिक्स वेल्थ की एक साइंस है, ठीक है। और वेल्थ से उसकी क्या मुराद थी? वेल्थ से उसकी मुराद थी गुड्स एंड सर्विसेज। अब बताएं, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई? जी बच्चों बताओ, डेफिनेशन समझ आ गई? आगे चलें। ठीक है, अच्छा। उसके बाद ये तो थी एडम स्मिथ की डेफिनेशन। एडम स्मिथ ने ये डेफिनेशन की थी। अब जो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ इकनॉमिक्स है वो अल्फ्रेड ने की है, अल्फ्रेड मार्शल। ये भी आपने लिखना है। जब वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे ना डिफाइन इकनॉमिक्स, तो आपने एडम स्मिथ वाली डेफिनेशन भी लिख देनी है। कैसे लिखना है? अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है ना। और इसके बाद आपने ये भी लिखना है अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल इकनॉमिक्स इज़, फिर इकनॉमिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। जो इकनॉमिक्स की मॉडर्न डेफिनेशन है वो यही है, मार्शल ने जो की है। इसको पढ़ते हैं, ये क्या है? इकनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ ह्यूमन बिहेवियर। इकनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। कब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स। एंड्स होता है अनलिमिटेड वांट्स, यानी आपकी ख्वाहिशात, वांट्स। और स्कार्स मीन्स होते हैं आपके रिसोर्सेज। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास 1,00,000 रुपए है, आपकी सैलरी 1,00,000 रुपए है, और आप दूसरी साइड पे आपकी वांट्स है। क्या क्या वांट्स हैं? आपने खाना खाना है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, कोई नई गाड़ी परचेज़ करनी है। दूसरी साइड पे आपकी वांट्स है, एक साइड पे आपके रिसोर्सेज हैं। अब वो ये इकनॉमिक्स ये कहता है कि कोई भी पर्सन हो, इंडिविजुअल या कोई कंट्री हो, उसके जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड, स्कार्स रिसोर्सेज। स्कार्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। और दूसरी साइड पे जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड होती हैं। एक पर्सन के पास साइकिल है ना, वो चाहता है कि मेरे पास मोटर बाइक होनी चाहिए। जिसके पास मोटर बाइक है वो चाहता है कार होनी चाहिए। जिसके पास कार है वो कहता है मेरे पास एरोप्लेन होना चाहिए। मतलब जो वांट्स है वो चेंज होती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं। वांट्स, एक पर्सन ये भी चाहता है कि पूरी दुनिया का मैं मालिक बन जाऊँ, ठीक है ना। हर पर्सन की डिफरेंट ख्वाहिशात हैं और अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड वांट्स है, और जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं जिनसे वो चीज़ें ख़रीद सकता है, वो है लिमिटेड। तो अब इकनॉमिक्स ये कहती है कि जब एक पर्सन ऐसी सिचुएशन में आ जाए कि जब उसकी वांट्स अनलिमिटेड हैं और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तब वो जो फ़ैसला लेता है ना, जो वो बिहेवियर अपनाता है, तो उस बिहेवियर की स्टडी को इकनॉमिक्स कहते हैं। मैं फिर दोहराता हूँ, जब एक पर्सन एक ऐसी सिचुएशन में आता है कि उसके पास जो है ना
वांट्स उसकी अनलिमिटेड है और उसके जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, ठीक है ना। इस सिचुएशन में आ गया है। आप एज्यूम करें 1 लाख किसी की सैलरी है, ठीक है ना, उसने खाना खाना है, मिसाल के तौर पे फैमिली को पैसे देने हैं, 50,000 उसके जो है ना खाने पे लग गए, 20,000 की उसने कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं, ठीक है ना, और भी उसके अखराजात है, उसने पेट्रोल वगैरह डलवाना है। उसकी जो वांट्स अगर उसका एनालिसिस किया जाए तो वो 1,20,000 के हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके पास जो रिसोर्स है वो 1 लाख है, मतलब उसके पास पैसे 1 लाख हैं, लेकिन उसकी जो वांट्स हैं वो 1,20,000 अगर हों तो तब जाके मीट हो जाएगी। अब वो क्या बिहेवियर अपनाएगा, अपनी किस चीज़ को सेक्रीफाई करेगा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो नहीं ख़रीदेगा, ठीक है ना, और अपने जो ख्वाहिशात हैं वो 1 लाख के अंदर अंदर ले आएगा। ये जो बिहेवियर है हर पर्सन का डिफरेंट बिहेवियर होगा। इस बिहेवियर की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ आई बात की? बात की समझ आई है बच्चों? क्लियर है बिल्कुल। अब मैं वैसे रटवा भी सकता था भैया रट लो, लेकिन मैंने आपको टेक्निकली प्रैक्टिकली चीज़ें दे के समझाया है, और ये एज इट इज़ डेफिनेशन लिखना। आप की आवाज़ नहीं आ रही निगारिश। हेलो, समझ आ गया? अब ये 2 डेफिनेशंस हैं, दोनों आपने लिखनी है, ठीक है ना, जब भी वो डेफिनेशन की बात करें, ठीक है ना। अब हमारा ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो ये जो मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी तकरीबन 8 रिकमेंडेड किताबें हैं। ये देखो 4 रिकमेंडेड बुक्स हैं और फर्दर रीडिंग 4 है। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी किताबें हैं। हमने फॉलो करना है इस कोर्स आउटलाइन को। जिस किताब से कोर्स आउटलाइन ये मिल गई ना, एक मिनट, स्क्रीन तो आपको शो हो रही है ना मेरी? हाँ, एक मिनट, ये विंडो का मसला है। तो जहाँ से इन पॉइंट्स के, इन जो चैप्टर्स के हमें डिटेल मिल गई, उसी बुक से हम वो करेंगे, ठीक है ना। अब डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स ये इंटरनेट से मैंने आपको निकाल के दिखा ली, स्पेसिफिक किसी बुक में इस तरह की डेफिनेशन नहीं दी हुई, तो ये आप इंटरनेट वाली लिख सकते हो, ये बिल्कुल ठीक है। मैंने डिफरेंट किताबों में पढ़ी, अभी मुझे उसके नाम नहीं याद आ रहे, ठीक है ना। ये आप करोगे। अब फिर यहाँ उससे एक और चीज़ भी ऐड करनी चाहिए थी जो उसने नहीं की, वो ये है कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं, इकोनॉमिक्स को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, वो यहाँ नहीं है, लेकिन कर लेना चाहिए। बेहतर ये ऐसा ना हो कि वो कोई सवाल पूछ ले कि इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस है, तो तब आपको ना आए। तो मैं आपको एक कंप्लीट कोर्स दूंगा, हर चीज़ कराऊंगा इंशाल्लाह। तो अब जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन हो गई, फिर अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं। सही है, वो एक और बुक में है, वहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ। ये आप नोट करती जाना, नेहा और निगारिश दोनों नोट करोगे ना, अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक्स है ना, ये डिफरेंट किताबों में दी हुई है। तो आप एक अपने नोट्स बनाओगे, आपकी पेपर की तैयारी में ना बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। एक मिनट मैं खोल रहा हूँ, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई थी। ये इन्होंने इकोनॉमिक्स की ना बेसिकली 2 टाइप्स हैं या 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी? एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब छोटी, मैक्रो मतलब बड़ी। अब जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वो किस चीज़ से डील करती है? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच टुडे इज़ कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटी, यानी किसी एक पर्सन के बिहेवियर को डिस्कस करेगी। अभी हमने पढ़ा है ना, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ द ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करेगी। अब वो इंडिविजुअल ह्यूमन बिहेवियर होगा। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी एक पर्सन के बिहेवियर से डील करेगी, सच एज मार्केट, फर्म्स और हाउस होल्ड। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ये पूरी कौम, नेशन, जैसे पाकिस्तान के बिहेवियर को स्टडी करेगी।
ठीक है ना, यूएसए के बिहेवियर को स्टडी कर रही है, यानी पूरी नेशन को स्टडी कर रही होगी। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किसी इंडिविजुअल, मार्केट, फर्म्स या किसी हाउस होल्ड के बिहेवियर को स्टडी करती है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है। वैसे जनरल तौर पे ये भी कहा जाता है कि इकोनॉमिक्स का कौन फादर है, तो आंसर ये मिलता है कि एडम स्मिथ। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर है वो एडम स्मिथ है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कोई और है। ठीक है ना, माइक्रो, ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एडम स्मिथ है, फादर या फाउंडर कह लें। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करती है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंटिटीज सच एज मार्केट, फर्म्स या हाउस होल्ड। अब आगे जाके हम मैक्रो इकोनॉमिक्स देखते हैं। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किस चीज़ से डील करती है? इट इज़ कंसर्न विच इज़ कंसर्न विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमी है उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, पूरी इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन पूरी नेशन। जब भी इकोनॉमिक्स में वर्ड इकोनॉमी यूज़ हो रहा हो ना, तो इसका ये मतलब होता है वो किसी कंट्री की बात कर रहा है। ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स किस चीज़ से डील करती है? विच इज़ कंसर्न विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस से डील करता है। अब इसका फादर कौन है, इसका फाउंडर कौन है? वो है केन्स, मेनार्ड केन्स। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतना। जब आपसे ये पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी है, तो आपने बताना है देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेडिंग डालोगे द फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स with the behavior of individuals such as market, firms and household। बस फिर उसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स, द फाउंडर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ मेनार्ड केन्स। ठीक है ना, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी। बस ये शॉर्ट ही आ सकता है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स ये शॉर्ट ही आ सकते हैं, लॉन्ग हरगिज़ आ ही नहीं सकते। ठीक है ना, क्लियर? आगे चले, इसमें कोई सवाल है तो पूछो। अब हम आगे देखते हैं हमारी कोर्स आउटलाइन में आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है 2 बिग इकोनॉमिक क्वेश्चन। इससे प्रिंटिंग में या टाइपिंग में ज़रा गलती हो गई है, 2 बिग नहीं है, 3 बिग इकोनॉमिक क्वेश्चन हैं। व्हाट, हाउ एंड फॉर होम। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करें, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें। ये 3 बेसिक इकोनॉमिक क्वेश्चंस हैं, या इनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। 3 बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, ये 2 नहीं है, 3 हैं। ठीक है, तो अब इसे हम देखते हैं कि ये क्या है। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस मैंने आपको बताई है ना, माइक्रो और मैक्रो, एक और डिवीजन भी है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, लेकिन ये इतनी ज़रूरी नहीं है। वैसे मैं यहाँ से गुज़र रहा था तो मैंने कहा आपको बता ही चलो। अच्छा, अब ये है 3 जो है ना, इनको प्रॉब्लम्स भी कहते हैं। 3 प्रॉब्लम्स या 3 इकोनॉमिक क्वेश्चन, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्या भाई? पहला सवाल ये है, व्हाट कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस, या व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको इस तरह भी बोलते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, या व्हाट कमोडिटीज़ आर प्रोड्यूस, व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी हम क्या प्रोड्यूस करें, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, हम क्या प्रोड्यूस करें। ठीक है ना, ये सारा आपने पढ़ना है। आया हम पिज़्ज़ाज़ प्रोड्यूस करें, शर्ट्स प्रोड्यूस करें, ठीक है ना, गन्स प्रोड्यूस करें या बटर प्रोड्यूस करें, यानी कि असला एक कंट्री है वो क्या प्रोड्यूस करे। आया लोगों के लिए फूड प्रोड्यूस करे या दुश्मन से बचने के लिए हथियार प्रोड्यूस करे। रिसोर्सेज तो उसके पास लिमिटेड हैं, ये तो नहीं है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे, नहीं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। उस रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स पैदा हो रहे हैं। हमें सोचना पड़ता है कि हम क्या प्रोड्यूस करें, ये बड़ा अहम फैसला है।
ठीक है ना। हाउ टू, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग सवाल नहीं है। हाउ गुड्स आर प्रोड्यूस, के गुड्स किस तरह प्रोड्यूस करें, आया मैनुअली प्रोड्यूस करें या मशीनरी के थ्रू प्रोड्यूस करें, ठीक है ना। हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, आया हम सिर्फ अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, या पुअर लोगों के लिए प्रोड्यूस करें, मतलब हम किन लोगों के लिए चीज़ प्रोड्यूस करें। समझ आ गई बात। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसे अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इकोनॉमिक क्वेश्चंस, तो फिर आप ये लिख देना, देयर आर 3 इकोनॉमिक क्वेश्चंस, या जो भी उसने सवाल में लिखा हो तो आप लिखोगे। फॉर एग्जांपल उसने लिखा 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो आप कहोगे देयर आर 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इन इकोनॉमिक्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। फिर एक लाइन डालोगे व्हाट टू प्रोड्यूस, करने चाहिए लाइन आगे कॉलन डाल के 1-2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, यानी कंट्री को बटर प्रोड्यूस करने चाहिए या गन्स प्रोड्यूस करने चाहिए, उसे शर्ट्स प्रोड्यूस करने, या कोई किसी एक पर्सन का बिजनेस है तो वो शर्ट्स प्रोड्यूस करे या पिज़्ज़ाज प्रोड्यूस या खाने की चीज़ें प्रोड्यूस करे। क्यों उसे ये सोचना पड़ रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। फिर उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कि वो किस तरह प्रोड्यूस करे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करे, मैनुअली चीज़ों को प्रोड्यूस करे। ये एक बार पढ़ लेना, ये बुक भी मैंने आपके फ़ोल्डर में शेयर की हुई है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन लोगों के लिए वो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। वो अमीर लोगों के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, पुअर्स के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, या मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, वो किसी कंट्री के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, वो हाउस होल्ड के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, या वो किसी ऐसे गन्स बना रहा है जो आर्मी वाले ही परचेज़ कर सकते हैं, यानी वो किन लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है ना। अब ये 3 सवाल पैदा क्यों हुए, ये 3 सवाल इसलिए पैदा हुए क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते तो फिर ये 3 सवाल भी पैदा ना होते, ठीक है ना। हम जो मर्ज़ी प्रोड्यूस करते, हम जिसके लिए प्रोड्यूस करते, ठीक है ना। हमें ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि हम किस तरह प्रोड्यूस करते। जब रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हो जाते हैं तो तब ये 3 सवाल खुद ब खुद पैदा होते हैं कि हम क्या प्रोड्यूस करें। यानी अगर हम गन्स प्रोड्यूस करते हैं तो हम जो है ना बटर यानी मक्खन नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये मिसाल दी जाती है इकोनॉमिक्स में, गन्स प्रोड्यूस करें या बटर। अगर हम गन्स प्रोड्यूस करेंगे तो बटर नहीं कर सकेंगे, अगर बटर प्रोड्यूस करेंगे तो गन नहीं कर सकेंगे क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और अगर हम करते हैं, हम दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, तो कुछ गन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, कुछ बटर प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी एक ख़ास लिमिट में दोनों चीज़ों की प्रोडक्शन कर पाएंगे। अगर हम गन्स थोड़े कम प्रोड्यूस करेंगे तो तब जाके बटर ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। अगर बटर कम प्रोड्यूस करेंगे तो फिर गन्स की प्रोडक्शन हम बढ़ा सकेंगे। क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको समझ आ गई, कभी प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें। अब हम आगे अपनी देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ये पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया, 2 बेग इकोनॉमिक क्वेश्चन, 2 नहीं है 3 है, इसे ठीक कर लेना। व्हाट, हाउ एंड फॉर होम, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत अहम चीज़ जो इस कोर्स आउटलाइन बनाने वाले ने स्किप कर दी है वो भी मैं आपको करा देता हूँ, वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसने स्किप कर दिया। जैसे इसने यहाँ पे लिखना भूल गया या स्किप किया ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसे समझो जो पूरी इकोनॉमिक्स है ना उसकी बेस उसी चीज़ पे रखी हुई है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और इसने वही चीज़ स्किप कर दी है। तो मैं जो है ना उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए वो भी आपको समझा देता हूँ कि वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। ये बुक भी मैंने आपके ग्रुप में शेयर की हुई है। ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर इनको इनपुट कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने लगोगे ना तो ये 4 चीज़ें आपके सामने आएंगी, यानी ये 4 चीज़ें होंगी तो आप कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है ना। ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपने स्किप कर दी, ठीक है ना, तो आप सही तरीके से प्रोडक्शन नहीं कर पाओगे। सबसे पहली है लैंड। आपने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी है तो लैंड के ऊपर ही करनी है ना, ठीक है ना, ज़मीन के ऊपर आपके पास लैंड होनी चाहिए, या फिर लैंड के नीचे जो मिनरल्स रिसोर्सेज हैं वो आ जाते हैं लैंड में, वो आपके वो ज़रूरत होते हैं। आपको कोई चीज़ आपको मशीनरी चलानी है
ठीक है ना। तो आपको पेट्रोल की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, डीजल वगैरह की, कि नहीं पड़ेगी, मशीनरी को, फैक्ट्री को चलाने के लिए। तो वो लैंड से रेलिवेंट है। यानी लैंड से ये मुराद है कि लैंड की सतह के ऊपर जो चीज़ें मौजूद हैं, लैंड के नीचे जो चीज़ें मौजूद हैं, और लैंड के ऊपर एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा सूरज, ये सारी चीज़ें ये भी लैंड में, क्योंकि वो भी तो सूरज की जो शुआएं हैं वो भी तो एटमॉस्फेयर से हमारे तक पहुँच रही होती हैं ना। तो लैंड जो है ये भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। जब भी आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने लगोगे, या तो लैंड की तो मस्ट ज़रूरत पड़ेगी, और लैंड के नीचे जो रिसोर्सेज हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, लैंड के ऊपर जो रिसोर्सेज हैं जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, आबो हवा है, इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। अब इसे पढ़ते हैं। लैंड आर मोर जनरली नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये खुदा की तरफ से दिए हुए गिफ्टेड है, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द गिफ्ट ऑफ नेचर टू आवर सोसाइटी, ये गिफ्ट ऑफ नेचर है खुदा, यानी ये तो नेचर लिखते हैं हम, गॉड लिख सकते हैं कि खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है हमारे लिए। इट कंसिस्ट ऑफ लैंड यूज फॉर फार्मिंग, यानी अब लैंड की जब बात हो रही है, लैंड तो एक स्पेसिफिक नेम है, उनमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, यानी वो लैंड जो हम काश्तकारी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। आर फॉर अंडर पिनिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज, रोड्स वगैरह, एनर्जी रिसोर्सेज एंड फ्यूल ओवर कार्स। फ्यूल कहाँ से आता है? फ्यूल ज़मीन के नीचे से ही निकाला जाता है ना। एंड हीट ओवर हाउसेज, यानी हमारे घर जो गर्म होते हैं वो सारे लैंड पे होते हैं। एंड नॉन एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कॉपर, आयरन और एंड सैंड, ये कहाँ है? ये सारे ज़मीन के अंदर ही होते हैं ना, ठीक है। बात की समझ आई? लैंड समझ आ गया। इसके बाद आगे हम बात करते हैं लेबर की। लेबर कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन टाइम स्पेंड इन प्रोडक्शन, यानी लेबर से वो ह्यूमंस मुराद हैं जो अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। कोई भी चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, उसके लिए लैंड तो हमने समझ लिया, वो लैंड किसी भी शक्ल में हमारी कोई ना कोई हेल्प कर रही होती है प्रोडक्शन में। फिर उसके बाद लेबर, वो लेबर जो अपनी स्किल्स लगा रही होती है किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। मिसाल के तौर पे एक चेयर बनानी है तो वो लेबर अपनी स्किल लगा रही है ना, अपना टाइम लगा रही है उसके ऊपर, ठीक है ना। तो लेबर से मुराद वो टाइम है जो ह्यूमन बीइंग किसी भी प्रोडक्शन के ऊपर लगा रही होती है। वर्किंग इन ऑटोमोबाइल्स, फैक्ट्रीज, राइटिंग जो है ना सॉफ्टवेयर्स, टीचिंग स्कूल्स। अब जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, तो मैं अपना एक टाइम लगा रहा हूँ, तो टाइम ये लेबर में शुमार होती है। लेबर मतलब उसकी स्किल भी हो सकती है, उसका टाइम भी हो सकता है, ठीक है ना। ये भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है कैपिटल। अब कैपिटल से मुराद आप ये ना समझ लेना पैसा, वो उधर होता है आपके अकाउंटिंग में। यहाँ कैपिटल से मुराद वो मशीनरी है जो आगे चीज़ों को प्रोड्यूस करे। जैसे एक मशीनरी है वो हम परचेज़ करते हैं ताकि उससे मज़ीद चीज़ें बनाएं, तो उसको कैपिटल कहते हैं, उसको कैपिटल गुड्स कहते हैं इकनॉमिक्स में। कैपिटल से पैसा मुराद नहीं होता इकनॉमिक्स में, ठीक है ना। कैपिटल से मुराद वो गुड्स होती हैं, वो मशीनरीज होती हैं, या ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे मज़ीद आगे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकें। समझ आ गया? तो आपको प्रोडक्शन के लिए कैपिटल गुड्स की भी ज़रूरत होती है। क्लियर? ये आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है ना। ये बुक आपको शेयर की हुई, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ये समझ आ गया? कैपिटल से मुराद वो गुड्स हैं जो मज़ीद आगे प्रोडक्शन में यूज़ होती हैं। ये आपकी कोर्स आउटलाइन में नहीं है, लेकिन मुझे शक पड़ता है कि वो इस तरह का सवाल देगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, ठीक है। चौथा कहाँ है? चौथा इसने लिखा नहीं, इसने 3 लिखे हैं, ठीक है ना। चौथा भी होता है जिसे बाज़ लोग ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। एक मिनट, किसी और बुक में होगा, मैं दिखाता हूँ। ये है 4 है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, 3 तक ना बस कर देना, 4 है। एंटरप्रेन्योर मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी चीज़, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने का आइडिया लेके आता है, नया आइडिया, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। नया आइडिया, जैसे ये कार बना रहा है ना, ठीक है ना, इसके डिज़ाइन का ये आइडिया लेके आया, नया आइडिया, तो उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। किसी भी काम को करने का नया आइडिया जो लेके आता है ना, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो आपने जो गुड बनानी है, उस गुड को डिज़ाइन करने के लिए कोई एंटरप्रेन्योर भी तो होना चाहिए।
यानी आप जो चीज़ें प्रोड्यूस करोगे ना, उसमें अब ये 4 चीज़ें मस्ट होंगी। एक लैंड होगा, लैंड होगी तो प्रोडक्शन होगी, कोई भी गुड प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना। लेबर का होना भी लाजमी है, कैपिटल का होना भी लाजमी है, ठीक है ना, और इसके अलावा एंटरप्रेन्योर का होना भी लाजमी। ये 4 चीज़ें होंगी, ये 4 चीज़ें आपके रिसोर्सेज हैं, और ये आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये नहीं है कैपिटल, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल है। एंटरप्रेन्योर ये नहीं है कि एंटरप्रेन्योर के दिमाग में हर टाइम नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं। लैंड आपके पास महदूद है, यानी एक ख़ास हद तक आप लैंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो आपकी लेबर है, लेबर एक ख़ास टाइम तक काम कर सकती है, 24 घंटे तो नहीं काम कर सकती ना। और इसके अलावा नंबर ऑफ़ लेबर्स भी लिमिटेड है, यानी आप अपनी कंपनी में 100 लेबर लगा रहे हो, 500 लेबर, यानी एक ख़ास लिमिट होगी। ये तो नहीं अनलिमिटेड लेबर आप लगा दो। तो ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये जो 4 हैं ये रिसोर्सेज होते हैं और ये लिमिटेड होते हैं। और जो दूसरी साइड पे हमारी ख्वाहिशात होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, जो हमारे एंड्स हैं, वांट्स हैं, वो अनलिमिटेड होती हैं। चूँकि ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो इनपुट्स हैं, काफ़ी सारे नाम हैं इसके पे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इसको कहते हैं, इसको रिसोर्सेज भी कहते हैं, इसको इनपुट्स भी कहते हैं। ये हमारे पास लिमिटेड है। इन रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से 3 सवाल पैदा होते हैं। कौन कौन से? फिर उन्हीं तीनों सवालों की तरफ आते हैं। वो 3 सवाल कौन से हैं? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। समझ आ गई बात? क्लियर है? ज़्यादा जो है ना मुश्किल तो नहीं हो गया? अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? अदर थिंग्स रिमेन सेम, यानी बाकी चीज़ें सेम रखते हुए या कांस्टेंट रखते हुए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं अभी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कांस्टेंट रखनी है। एज्यूम करना है कि ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। जब वो चीज़ें चेंज ना हो तो तब द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांडेड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेज। यानी अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में ऐसे ही होता है ना, जब भी कोई चीज़ सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा परचेज़ करने लग जाते हैं। लेकिन उसने शर्त लगाई है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम या अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। अब वो दूसरी कौन कौन सी चीज़ें अभी उसको देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उसको सेम रखेंगे तो तब ये फार्मूला अप्लाई होगा कि आपने प्राइस कम की तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर प्राइस बढ़ाई, इसका उलट भी हो सकता है, प्राइस बढ़ाई तो डिमांड जो है ना, नहीं हाँ ये मैं गलत आगे पीछे कर गया हूँ। प्राइस अगर आप कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी और प्राइस ज़्यादा करोगे तो डिमांड कम होगी, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस, बताओ आप में से कोई बताए लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस अगर इंक्रीज़ होगी तो डिमांड, हाँ प्राइस कम होगी तो डिमांड। ये आपने फंक्शन भी बना देना है। हाँ ये वाला, जब आप, ये लॉन्ग सवाल आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है तो निशान भी बेशक लगा लो, ये सवाल मस्ट आएगा आपके पेपर में। ये वाला आपने फंक्शन भी बनाना है। सबसे पहले आपने डेफिनेशन बतानी है कि डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन की हेडिंग डाल के डेफिनेशन लिख देनी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये आपने फंक्शन भी उसे बता देना है। फिर उसके बाद आगे आता है ये, देखो अब यहाँ पे वो टेबल में शो कर रहा है कि अगर 10 रुपये थे तो डिमांड थी 5 kg लोग डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना। और अगर प्राइस आपने कम की है तो डिमांड बढ़ गई है, प्राइस और कम की डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम की डिमांड और बढ़ गई, प्राइस और कम की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती। यानी आपने प्राइस अगर कम करते चले जाओगे तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या होती चली जाएगी? वो बढ़ती चली जाएगी। अब इसको ग्राफ में भी शो कर सकते हैं। पेपर में ये दोनों टेबल भी बनाना है, ग्राफ भी बनाना है आप लोगों ने, ठीक है ना। इस तरह आप ग्राफ बनाओगे। ग्राफ में आप एक्स एक्सिस पे लोगे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे लोगे प्राइस। अब देखो, जब प्राइस थी 10 रुपये, ठीक है ना, तो आपकी डिमांड कितनी थी? मिसाल के तौर पे 5 kg थी या 5 प्रोडक्ट्स थे जो डिमांड कर रहे थे लोग मार्केट में। अब आप कंपनी हो, आपने प्राइस कर दी कम, 8 रुपये कर दी, ये यहाँ 8 रुपये। तो अब देखो जो डिमांड है वो बढ़ गई,
फिर जो प्राइस है 6, आपने 6 की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, 4 करोगे तो डिमांड और बढ़ जाएगी, 2 करोगे तो डिमांड और बढ़ जाएगी। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे आप प्राइस को कम करोगे यानी डाउनवर्ड आएगी, आपकी ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब इसका उलट भी हो सकता है, देखो कैसे, कि पहले यहाँ से शुरू कर लो, 2 रुपये प्राइस 2 थी तो डिमांड कितनी थी, 25 प्रोडक्ट्स थे या 25 केजी थे। आपने प्राइस बढ़ाई 4 रुपये कर दी तो डिमांड क्या होगी, 20। 6 रुपये प्राइस करेंगे तो डिमांड और ज़्यादा कम हो जाएगी, 8 करेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी, 10 करेंगे तो डिमांड और कम हो जाएगी। क्लियर? ये ग्राफ समझ आए, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है और इसको नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोप कहते हैं। डाउनवर्ड यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है, डाउनवर्ड स्लोप है, नेगेटिव स्लोप भी इसे कहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है, अच्छा। अब ये नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ये भी आपने लिखनी है, ठीक है। अब है अजम्पशन। अब वही बात जो पहले मैंने आपसे की थी कि भाई ये शर्त क्यों लगा रहा है, ये वाली शर्त स्टेटमेंट पे कि अदर थिंग्स रिमेन सेम। अब वो अदर थिंग्स के बारे में बताने लगा कि कौन कौन सी चीज़ें सेम रखनी है, वो सेम होंगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज़ ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अब वो देखते हैं, उन पर गौर करते हैं। जो अक्सर टीचर होते हैं ना, वो ये बड़े तवज्जो से समझाते हैं ये वाली स्टेटमेंट, और इसका ग्राफ भी आपको समझा देते हैं, ये आपको समझा दिया। लेकिन आप नॉर्मल और प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो ये ग्राफ इम्प्लीमेंट बहुत कम हो रहा होता है, ये ग्राफ हमारी मार्केट में बहुत कम हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, ये वाली अदर थिंग्स अभी जो बताने लगा, लेकिन आम प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें सेम नहीं होती, ठीक है ना। अभी मैं आपको जब बताऊंगा कि ये चीज़ें सेम रखनी है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में सेम होती ही नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। तो वो अगर चेंज होगी तो ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन है कि अगर ये चीज़ सेम होगी तो ये फार्मूला अप्लाई होगा, यानी जर्नल है। लेकिन ये चीज़ें प्रैक्टिकल लाइफ में सेम होती ही नहीं है। अब वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अगर सेम रहें, चेंज ना हो, तो तब ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांड वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई होगा, ये कारामद होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले है कंज्यूमर टेस्ट। मिसाल के तौर पे लोग चाय पीते हैं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखी हुई है वो भी पढ़ लेना, मैं अपने से मिसाल दे रहा हूँ, थोड़ा इसका उलट करके आसान। लोग ज़्यादा चाय पीते हैं ना आजकल, कॉफ़ी तो बहुत कम लोग पीते हैं, ऐसा है ना। अब ये आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे तो ये समझ आएगा, ये बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है। आप अपने माइक्स ओपन कर लो दोनों। आप मुझे ये बताओ कि आजकल ज़्यादातर, आवाज़ आ रही है ना, ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं ना। अब हम ये पहले ये एज्यूम करते हैं कि ये जो चाय है ना, लोग ज़्यादातर यही पी रहे हैं और ये कॉफ़ी की तरफ मूव नहीं करते। अब हो सकता है कि लोगों में अवेयरनेस आ जाए, लोग कहें कि नहीं ये जो चाय है ना ये नुकसानदेह है, कॉफ़ी पीनी चाहिए, ठीक है ना। लोग कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाते हैं। अगर ये लोग कॉफ़ी की तरफ मूव कर रहे हैं तो फिर जो चाय की प्राइस आप कम भी कर दो ना, चाय की प्राइस कम भी कर दो, फिर भी इसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, क्योंकि लोगों ने चाय पीना ही छोड़ दी है। समझ आ रही है बात? जब लोग चाय पीने से कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो गए, आपने कहा आप बिजनेसमैन हो, आप ये सोच रहे हो कि ये मेरी पत्तियाँ क्यों नहीं बिक रही चाय की, ठीक है ना। तो फिर आप प्राइस कम करोगे, आप कहोगे चलो प्राइस कम करता हूँ, शायद इसकी डिमांड बढ़ जाए। आप प्राइस कम भी कर दोगे ना, तो तब भी आपकी जो पत्तियाँ हैं ना, वो आपकी डिमांड, आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं बढ़ रही होगी। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि लोग शिफ्ट कर गए हैं किसी और चीज़ की तरफ, इस चीज़ को यूज़ करना ही छोड़ गए हैं। समझ आ गई बात की? समझ आ गई? अब वो ये कह रहा है कि ये जो कंज्यूमर टेस्ट है ये सेम रखना है, यानी ये एज्यूम हम कर रहे हैं कि लोग चाय से कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे, यानी चाय ही यूज़ करेंगे। जब वो चाय ही यूज़ करेंगे, मतलब उसके यूज़ में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब अगर प्राइस कम करोगे तो फिर डिमांड बढ़ेगी। समझ आई बात की?
यानी लोग अज्यूम ये कर रहे हैं कि चाय पिएंगे यानी उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा, टेस्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो तब आप चाय की प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। क्लियर? तो ये चीज़ सेम रखनी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये नहीं होता, इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये चीज़ सेम नहीं रहती। दूसरा है कंज्यूमर इनकम। कंज्यूमर इनकम देखो, एक कंज्यूमर है जो 1 लाख कमाता है, ठीक है ना, अब उसकी इनकम बढ़ गई, 1,20,000 हो गई है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ना, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ये एक मिसाल लेते हैं, मिसाल के तौर पे 1 लाख उसकी इनकम है और वो जो है ना एक मोबाइल परचेज़ करना चाहता है, ठीक है ना, और मोबाइल है वो 1,20,000 का, ठीक है ना। अब अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है, 1,20,000 हो जाती है, तो तब वो प्रोडक्ट जाके परचेज़ करेगा, ठीक है ना। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में इस कंज्यूमर इनकम को सेम रखा हुआ है, यानी ये जो आपकी इनकम है ये चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर ये चेंज होगी तो फिर इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही होगी, ये चेंज नहीं ना हो, यानी 1 लाख की 1 लाख ही है, जो 1,20,000 का मोबाइल है आप उसे 1 लाख कर रहे हो, यानी आप बिजनेसमैन हो, 1,20,000 का मोबाइल था, आपने 1 लाख का किया। मेरी सैलरी 1 लाख थी, मैंने उसे इजीली परचेज़ कर लिया, ठीक है ना। तो अगर फ़र्ज़ करें कि मेरी इनकम बढ़ जाती है, 1,20,000 हो जाती है, तो अब आप अगर उस मोबाइल की प्राइस 1 लाख पे ले आओगे तब भी मैं आपका मोबाइल परचेज़ नहीं करूँगा, मैं कोई और मोबाइल परचेज़ करूँगा 1,20,000 वाला, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड तब इम्प्लीमेंट होता है जब आपकी कंज्यूमर इनकम सेम होनी चाहिए। अगर कंज्यूमर इनकम थोड़ी सी चेंज हुई तो वो प्राइस कम भी करोगे ना तब भी डिमांड आपकी नहीं बढ़ेगी। दूसरा आ गया फैशन। फैशन भी सेम रखना होता है। बाज़ औक़ात जैसे ये टी से कॉफ़ी की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं, इस तरह फ़ैशन में भी लोग एक प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे होते हैं फिर उसको यूज़ करना छोड़ जाते हैं किसी और प्रोडक्ट की तरह, यानी फ़ैशन चेंज हो गया है, ठीक है ना। ये फ़ैशन ज़्यादातर जो है ना औरतों पे इम्प्लीमेंट होता है, वो उनके डिफरेंट तरीके के फ़ैशन होता है, कभी उन्होंने क्या पहनना होता है कभी क्या, ठीक है ना। अगर फ़ैशन चेंज हो गया यानी एक ए से बी की तरफ आप चले गए, अब ए की अगर प्राइस कम भी हो जाएंगी तो आप तब भी परचेज़ नहीं करोगे, आप वही, क्योंकि फ़ैशन चेंज हो गया, आप बी की तरफ शिफ्ट हो गए हो, ठीक है ना। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कब इम्प्लीमेंट होगा? तब जब ये फ़ैशन सेम रखना होगा। अगर फ़ैशन सेम नहीं होगा तो फिर वो लॉ ऑफ डिमांड जो है ना एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरह वेदर, पॉपुलेशन की मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पॉपुलेशन जैसे अगर बहुत बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी, यानी ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा ही डिमांड करेंगे ना। लेकिन हम लॉ ऑफ डिमांड में ये ज्यूम करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है ये सेम रहती है, यानी सेम रहेगी तो आप प्राइस कम करोगे तो डिमांड बढ़ेगी। ये नहीं है कि आबादी के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, हम ये देखना चाह रहे हैं प्राइस के कम करने से डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मिसाल के तौर पे ये जो है कोक और जो पेप्सी है इनके रेट्स तकरीबन सेम होते हैं। अब कोक ना अपने प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम कर दे, वो प्राइस कम कर रही है 30 रुपये की बोतल मिलती है ना, 30 से उसने 20 रुपये कर दिया, ठीक है ना। तो अब लोग जो है वो पेप्सी की तरफ मूव करेंगे क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है, ठीक है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि ये चीज़ें चेंज नहीं करनी, ये चीज़ें चेंज होंगी तो फिर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को सेम रखना है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ट्रेड, सर्कमस्टांसेस, ये 2 पॉइंट अहम नहीं है। आप 6 अजम्पशन आपने लिखनी है, यानी ये 6 अजम्पशन है, अगर ये चेंज ना हो, ठीक है ना, तो तब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा, ये वाला लॉ ऑफ डिमांड। अब एक और टेक्निकल पॉइंट है कि जो यहाँ नहीं बताया गया, मैं वो आपको बता दूँ। वो जो 5-6 चीज़ें हमने पढ़ी हैं, अगर वो चेंज होंगी तो ये वाला जो ग्राफ है ना ये शिफ्ट होगा इस तरफ, आगे की तरफ या पीछे की तरफ। मिसाल के तौर पे पर्सन्स, लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो ये जो डिमांड का ये कर्व बन रहा है ना ये आगे को शिफ्ट हो जाएगा। अगर लोगों की इनकम कम हो जाती है तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर लोगों का फैशन चेंज हो गया, मतलब वो टी से कॉफ़ी की तरफ आ रहे हैं, तो हमने टी का ये ग्राफ बनाया हुआ है, तो टी की डिमांड कम हुई, ये जो टी का ये जो ग्राफ है ये इस तरफ शिफ्ट, यानी यहाँ पे आकर बन जाएगा यहाँ, ठीक है।
तो ये शिफ्ट होता है। जो अदर चीज़ें हैं ना, ये वाली चीज़ें जैसे कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर इनकम, फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, ये 5 ज़्यादा अहम है, ठीक है ना, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, अगर ये चेंज होती हैं तो इसकी वजह से डिमांड कर्व में लिख लो, पॉइंट ये लिख लो, अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है। क्या आता है? शिफ्ट आता है, लिख लो। या तो राइट साइड पे वो शिफ्ट हो जाएगा या लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, अगर वो चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है ना। अगर वो चीज़ें कांस्टेंट हैं, प्राइस, सिर्फ प्राइस चेंज हो रही है, सिर्फ प्राइस, यानी प्राइस आप ऊपर कर रहे हो या नीचे कर रहे हो, प्राइस ऊपर करोगे तो आप मूवमेंट करते हो इसी एक ही ग्राफ के ऊपर। बहुत एक टेक्निकल पॉइंट है लेकिन अहम है। इकोनॉमिक्स की जो इस तरह की पाकिस्तानी ऑथर्स की बुक होती है ना, अक्सर उसमें ये पॉइंट नहीं लिखा होता। मैं यहाँ से आपको एक ग्राफ में शो करता हूँ, ठहरो एक मिनट वेट करो। ये लॉ ऑफ डिमांड बहुत आसान है, अगर रटो ना तो आराम से याद हो जाए, लेकिन आपने इसे टेक्निकली याद करना है, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझना है। ये देखो, ये बना हुआ है ग्राफ, ये है डिमांड का ग्राफ, यानी अगर प्राइस कम करोगे तो डिमांड आपकी क्या है? बढ़ रही है, ठीक है ना। लेकिन शर्त क्या है? बाकी चीज़ें कांस्टेंट रखते हुए, वो जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं वो कांस्टेंट रखते हुए। लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं होती तो तब इस ग्राफ के साथ क्या होगा? तब ये ग्राफ शिफ्ट होगा। ये देखो शिफ्ट हो रहा है इस साइड पे, राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। मिसाल मैंने क्या दी है? मिसाल के तौर पे लोगों की इनकम बढ़ जाती है तो ये वाला जो डिमांड का ये डी ग्राफ है ना, ये D1 आगे की तरफ चला जाएगा, यानी लोगों की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब उनके पास पैसे ज़्यादा आ गए तो उनकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। और इसी तरह ये पीछे भी शिफ्ट कर सकता है, ये आगे को शिफ्ट होगा तो मतलब डिमांड बढ़ रही है, पीछे को शिफ्ट होगा तो मतलब डिमांड में कमी आ रही है। और ये कब आएगा? ये नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। और नॉन प्राइस फैक्टर कौन कौन से हैं? वो 5 जो मैंने आपको अभी बताए हैं, ये 5, इनको नॉन प्राइस फैक्टर भी कहते हैं। ये कंज्यूमर टेस्ट यानी प्राइस की वजह से डिमांड कर्व चेंज नहीं हो रहा, इनको नॉन प्राइस फैक्टर कहते हैं। कंज्यूमर टेस्ट, कंज्यूमर इनकम, फैशन, वेदर, पॉपुलेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये 6 बहुत अहम है। ये नॉन प्राइस फैक्टर हैं। ये नॉन जो प्राइस फैक्टर हैं ये कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। इनको हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं होंगे तो तब लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना, अदरवाइज़ नहीं होगा। और लॉ ऑफ डिमांड क्या डील करता है? वो प्राइस फैक्टर को डील करता है, यानी प्राइस अगर कम या ज़्यादा करेंगे तो तब डिमांड कम या ज़्यादा हो रही है। ये प्राइस फैक्टर है, यानी प्राइस को सिर्फ चेंज कर रहे हो ना। बात समझ आ रही है? सिर्फ अगर प्राइस को चेंज कर रहे हो तो डिमांड चेंज हो रही है, ये प्राइस फैक्टर है। और अगर सिर्फ प्राइस को चेंज कर रहे हो और डिमांड चेंज हो रही है, प्राइस फैक्टर, और इसकी वजह से जो है ना मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑन ग्राफ, यानी हम इसी एक ही ग्राफ के ऊपर नीचे आते रहेंगे। कैसे? मिसाल के तौर पे ये देखो, ये 10 है ना, 10 पे आपने 5 चीज़ें डिमांड की, जब आपने प्राइस कम की तो हम उसी कर्व के ऊपर ही हैं, यानी इधर नहीं जा रहे, आगे की तरफ नहीं जा रहे, शिफ्ट नहीं हो रहे, इधर हम उसी के ऊपर मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे? अगर प्राइस कम करेंगे तो ये, फिर प्राइस और कम की तो ये, फिर और प्राइस कम की तो ये, मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर हम मूवमेंट कर रहे हैं। प्राइस की वजह से डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट आती है, यानी या यहाँ आ जाओगे या यहाँ आ जाओगे, यहाँ आ जाओगे, यहाँ, यानी इसी के ऊपर मूवमेंट हो रही है। लेकिन अगर नॉन प्राइस फैक्टर है, जैसे फैशन हो गया, टेस्ट वगैरह, नॉन प्राइस, इसकी वजह से डिमांड कर्व में शिफ्ट आता है, यानी या तो डिमांड राइट साइड पे चला जाता है या डिमांड लेफ़्ट साइड पे चला जाता है। समझ आई बात की? अब बताओ, अब अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। क्लास में भी आप सवाल नहीं पूछते। अगर चीज़ें समझ ना आए तो पूछ लिया करो, सर ये पॉइंट हमें समझ नहीं आया तो दोबारा मैं किसी और अंदाज में समझा दूँगा।